हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया ना? पढ़ाई चल रही होगी आपकी अच्छी, उम्मीद करते हैं। और जितने भी आपके डाउट होंगे, वीडियोस देख के आपने उसको कंप्लीट करने की कोशिश की होगी, ऐसा उम्मीद है। और आपसे कहा गया था कि हम जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे क्यूएज की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। और कुछ पॉइंट्स जो आपको फिफ्थ वीडियो में प्रोवाइड करवाए गए थे, उसमें हमने कुछ डिक्टेशन में ही कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, क्यूए को, जो अपना क्वेश्चन आंसर है उसको। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। और आज का ये वीडियो करके हमारा चैप्टर फर्स्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। और आपका अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं अच्छे से, ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए इसको करते हैं। तो ये हम कौन सा करने वाले थे? ये है क्लास 9th, हिंदी मीडियम है अपना। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, इतिहास है। ठीक है, वो दिख रहा है साफ? चलिए, तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साथ साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको ये करते जाना है, हम फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कर, जिसे टाइद कहा जाता था, के द्वारा फ्रांस के किसानों से जमा किया जाता था। याद है आपको? जो टाइद था, टाइद, दो टैक्स होते थे, टाइद और टाइल। ठीक है, तो टाइद किसे दिया जाता था? याद है? नहीं याद है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आप आपने अपनी बुक को पढ़ा है? आपको याद है कहाँ पे था? देखिए, बताया जा, वो दिखाते हैं आपको। और ये टाइद दिख रहा है, फर्स्ट पेज पे ही है। धार्मिक कर, धार्मिक कर किसे देते थे? चर्च को। तो इसका आंसर क्या है? चर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में नारियों ने मत का अधिकार प्राप्त किया था। आपने वीडियो देखा होगा जब हमने महिलाओं के अधिकारों की बात की थी, तब उसमें आपको बताया गया था कि जब अपना देश भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, उससे 1 साल पहले, यानी कि अपना देश आज़ाद हुआ था 1947, तो उन्हें कब मिला था? 1946 में। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, कर लिया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रॉबेस्पेयर कौन था? याद है आपको रॉबेस्पेयर? आतंकराज, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो रॉबेस्पेयर कौन था? तो ये क्वेश्चन जो है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रॉबेस्पेयर कौन था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि जो रॉबेस्पेयर था, रॉबेस्पेयर कौन से वो गुट का सदस्य था? याद है आपको? देखो, ये आतंकराज आपको याद होना चाहिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर है आपका, ये देखो, पेज नंबर है 16। ठीक है, तो रॉबेस्पियर के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? चलिए, रॉबेस्पियर कौन था? जैकोबिन क्लब का मेंबर था ना, याद है आपको? जैकोबिन क्लब, ये देखो, जैकोबिन क्लब है ना, जिसका नाम भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा था। याद है? तो इसमें हमें क्या लिखना है
कि रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख क्या सदस्य या नेता? नेता था। ठीक है, नेता था। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहते हैं? आपको याद है ना कि उसने इतनी सख्त नीति अपनाई थी जब उसने कन्वेंशन बनवाया था। याद है, नेशनल असेंबली को ख़त्म करके कन्वेंशन बनवाया था। तब उसने, जब उसकी सरकार आई थी, उसने इतने सख्त नीति अपनाई थी कि उनके जो समर्थक थे, जो उनके दल के नेता थे, जो उसी की सरकार को चाहते थे, बनाने वाले थे, उनका भी दम घुटने लगा था। याद है आपको? ये मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको? रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बस इतना ही लिखना है ये सब। नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दल के सदस्य, कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और उन्हें दोषी करार करके कहाँ चढ़ा देता था? गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। बस इतना ही। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप कर लेंगे ना? रॉबेस्पियर कौन था? रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब का बहुत प्रमुख नेता था, उसने सरकार भी बनाई थी। आतंक का राज क्यों कहते हैं? इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे। आतंक राज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी। जो भी उससे अविश्वास रखता था, जो उसके कानूनों को नहीं मानता था, जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के जो भी सदस्य होते थे, ठीक है, लोग होते थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डलवाता था। फिर न्यायालय में ज़बरदस्ती उन्हें क्या करवाता था? दोषी करार मतलब दिया जाता था और उसे फाइनली गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। ये क्लियर है आपको? ये कर लेंगे आप? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस के संदर्भ में बास्तिल का ध्वंस कब घटित हुआ था? ये आपको पहले वीडियो में ही बताया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इससे लास्ट वीडियो है उसमें भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताया गया था, जुलाई में, है ना? तो आपको दिख रहा है जुलाई, तो जुलाई एक ही डेट है, यानी कि यही वाला फर्स्ट ऑप्शन ही अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या है? देखो, फिर से वही क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया था। टाइद क्या था? जो चर्च को देते थे, यानी धार्मिक कर। ठीक है, अब कहता है फ्रांस के संदर्भ में टाइद क्या था? तो सिंपल है, चर्च के द्वारा प्रतिपादित कर। ए ही इसका ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए? बता सकते हैं आप क्या क्या परिणाम हुए? बहुत सारे परिणाम निकल के आए थे। ठीक है, जैसे कि उसमें हम पहला परिणाम क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर करने के लिए हम पहला परिणाम क्या लिख सकते हैं कि राजतंत्र, है ना, राजतंत्र खत्म करके फ्रांस किस तरफ आगे बढ़ा था? गणतंत्र बनाने की ओर, है ना। राजतंत्र खत्म करके फ्रांस गणतंत्र बनाने की ओर अग्रसर हुआ था, है ना, अग्रसर हुआ। और क्या हुआ था आपको याद है? इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताया था, जो आपका सेंसरशिप ख़त्म कर दिया गया था। याद है? सेंसरशिप, इस पे बहुत आगे क्वेश्चन आएगा। सेंसरशिप ख़त्म कर दिया गया। और क्या था? आपको दिख रहा है ना ये? ठीक है, सेंसरशिप ख़त्म कर दिया गया था। और क्या हुआ? अन्य
या अन्य आप ना लिखें, अधिकार का नाम ही लिख दें, ठीक है। अधिकार का नाम क्या लिख सकते हैं हम? अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। अभिव्यक्ति यानी कोई भी किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, पक्ष में विपक्ष में, है ना। खिलाफ ही नहीं, मतलब पक्ष में भी बोल सकता है और विपक्ष में भी बोल सकता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो क्या सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही हुई थी? नहीं, इसमें हमें जनता को किस में बांट दिया गया था, याद है आपको? हाँ, दो उसमें बांटा गया था ना। एक तो था जो वोट देने का अधिकार रखते थे और एक जो वोट देने का अधिकार नहीं रखते थे, है ना, जिनमें महिलाओं को भी रखा गया था। तो जनता को वो वर्ड क्या था, एक बार देख लेते हैं। एक बार वर्ड देख लेते हैं हम। निष्क्रिय, है ना। जनता को सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों में बांट दिया गया था, याद है। बहुत सारे इसके पॉइंट हैं, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए। और इसमें हम लिख सकते हैं महिलाओं को, कि महिलाओं को वोटिंग राइट मिला था क्या? नहीं ना। तो महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था, मताधिकार से वंचित रखा गया। देखिए 5 पॉइंट तो यहीं पे आ गए। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप वीडियोस को देखिए बार बार। अगर समझ में नहीं आता है अपनी बुक्स को पढ़िए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। तो ये बहुत सारे ऐसे परिणाम थे, ठीक है। राजतंत्र को ख़त्म करके फिर गणतंत्र की ओर आगे बढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र के दौरान जीविका संकट क्यों आए थे। ये क्वेश्चन आपको बताया था, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद है आपको वो डेट। एक सबसे पहला डेट अपना कौन सा था, 1614। उसके बाद कौन सा था, 1715, जिसमें कुछ करोड़ की जनसंख्या थी फ्रांस की, याद है आपको, ठीक है। उसके बाद 1715 के बाद जो नेक्स्ट डेट आया था, उसमें फ्रांस की जनसंख्या बढ़ गई थी, याद है कितना था, 17 कितना, 53? नहीं, 53 नहीं था। देखिए आपने अपनी बुक को नहीं पढ़ा है, बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये याद है आपको, 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 2.8 करोड़ हो गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र के दौरान जीविका संकट क्यों आए थे। जीविका संकट तो आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि फ्रांस की जनसंख्या, ये आपको ऐसे लिखना है, फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो बाद में यानी सन 1789 में 89 में बढ़कर 2.1 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, है ना। जितना उत्पादन हो रहा था उतना उत्पादन तो उतना हो ही रहा है, और कुछ घट भी गया था, लेकिन जो जनसंख्या थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। तो मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। जो मुख्य खाद्य पाव रोटी थी, कीमतों में तेज़ी से वृद्धि, मांग बढ़ी है तो वह कीमत तो बढ़ेगी, ठीक है। मजदूरी कर, तो ये
इस तरीके से इसका ये आपका पूरा आंसर रहेगा, ये वाला कर लेंगे आप। पेज नंबर लिख लीजिए आप, पेज नंबर है 5, आपकी बुक का पेज नंबर 5, जीने का संघर्ष। ठीक है, ये अच्छे से वीडियो में डिटेल में पूरा बताया गया है, आप उस वीडियोस को देखिए, सेकंड या थर्ड वीडियो में है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चंस मेन है कि आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि इसका आंसर क्या है, और आंसर तो करवाया ही जा रहा है आपको, क्योंकि वीडियो अगर यहाँ पे लिख के आपको दिखाया जाएगा तो वीडियोस मतलब जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और फिर वीडियो को बैठकर इतने देर देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसके आंसर्स भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है लिमिटेड टाइम में। ठीक है, और हाँ, इससे बाहर क्वेश्चंस बहुत कम ही, रेयर चांस है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये पूरा कंपाइलेशन है क्वेश्चंस का जितने भी आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई नया क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर आपको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस नया नहीं है, जो क्वेश्चन है वो मतलब पुराना ही है, बस उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया है। ठीक है, तो वो आप कब समझ पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फ्रांस में नेशनल असेंबली के निर्वाचन प्रक्रिया को समझाएं। याद है आपको, जब फ्रांस की क्रांति हो गई थी नेशनल असेंबली बनाई गई थी, याद है आपको, नेशनल असेंबली बनाई गई थी, और नेशनल असेंबली का आपसे पूछ रहा है कि कैसे वो चुनाव करवाता था। तो देखिए, ये इसको हम इस तरीके से वर्टिकली डाउन लेके जाएंगे, बट एक्चुअली में डाउन नहीं है, ये अपवर्ड है। चलिए हम इसको डाउनवर्ड ही कर लेते हैं। तो याद है आपको, तो आपको इस तरीके से ये फिगर भी समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो जनता जो है, ये देखिए जनता या नागरिक जो भी आप बोलेंगे, इसको दो पार्ट में बांटा गया था। याद है आपको, ऊपर में कौन था, सक्रिय, और नीचे में कौन था, निष्क्रिय। याद है, और जो निष्क्रिय नागरिक थे वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते थे, और जो सक्रिय नागरिक थे, तो सक्रिय नागरिक यहाँ पे पहले चुनते थे। किसको चुनते थे इसमें, और यानी कि यहाँ पे इसको, और इसके बाद एक फिट डाउन था यहाँ पे, ये था नेशनल असेंबली। ठीक है, और इस बॉक्स में क्या था, देखिए आपकी बुक में है, ये रहा, निर्वाचक है ना, ये निर्वाचक कहते हैं, मुझे सांसद याद आ रहा था, निर्वाचक। ठीक है, ठीक है, निर्वाचक, नेशनल असेंबली, और एक्चुअली में ये क्या था, विधायिका था, है ना, विधायिका। विधायिका, और यहाँ पे होता था राजा, और यहाँ होता था मंत्री, मंत्री, और ये था राजा। ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, नेशनल असेंबली राजा को, राजा नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली किसको और कंट्रोल करती है, मंत्री को भी। और ये जो सक्रिय नागरिक थे ये डायरेक्ट किसको चुनते थे, जज। जज मतलब न्यायपालिका, है ना, याद है आपको, न्यायपालिका। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ करके एग्ज़ाम में दिखा देते हैं और उसके बारे में बता देते हैं कि हाँ जी ऐसे ऐसे सक्रिय नागरिक पहले निर्वाचक को चुनते थे, 50,000 होते थे ये, और ये कुछ 745 या 46 थे, देख लेंगे। ठीक है,
और नेशनल असेंबली यानी विधायिका राजा को कंट्रोल करती थी और मंत्री को कंट्रोल करती थी, और सक्रिय नागरिक डायरेक्ट किसको चुनते थे? न्यायपालिका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना आपको? चलिए, वही है फ्रांस में नेशनल असेंबली के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो यही निर्वाचन की प्रक्रिया थी कि निष्क्रिय नागरिक वोट नहीं करते थे, सक्रिय नागरिक निर्वाचक को चुनते थे। 50,000 संख्या थी उनकी, और उन 50,000 में से 745 विधायिका को चुना जाता था, जो राजा की शक्तियों को नियंत्रित करती थी और मंत्रियों को भी नियंत्रित करती थी। और सक्रिय नागरिक सीधे तौर पर किसको चुनते थे? न्यायपालिका को चुन लिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिख रहा है आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये फिगर ड्रॉ कर देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। कहते हैं वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद है? 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो राजा बनता है, 1804 में सम्राट बनता है, और 1815 में वो हार जाता है वाटरलू के युद्ध में। याद है आपको? 1 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में बता दिया गया, यानी इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कौन सी क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना की विचारधारा दी थी? तो आपको याद है, जो आपका जब क्लास स्टार्ट किया गया था, ये फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया गया था, मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, ये कहाँ का है? ये फ्रांस का ही है। तो इसका आंसर क्या है? फ्रांसीसी क्रांति ही है इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, स्वतंत्रता, यहीं से स्वतंत्रता मिलनी शुरू हुई थी, समानता का भाव आया था, बंधुत्व का भाव आया था, तो इसका ऑप्शन क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके एग्ज़ाम में। कहता है फ्रांस की क्रांति का विश्व के इतिहास में योगदान का उल्लेख करें। चलिए पहले इसी का उल्लेख कर लेते हैं। फ्रांस की क्रांति का विश्व के इतिहास में योगदान, आप खुद ही बताइए फ्रांस की क्रांति का विश्व में क्या योगदान है? बताइए। सबसे पहला योगदान क्या है? सबसे पहला योगदान है स्वतंत्रता की ओर अग्रसरता, है ना? सबसे पहला क्या है? इसको वर्ड ठीक कर लेते हैं थोड़ा। अब ठीक है ना? तो इसका पहला क्या लिख सकते हैं हम? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, मुक्ति, बंधुत्व, बंधुत्व और राष्ट्रवाद, है ना? राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रसार, भावनाओं का प्रसार, ये फैला था बहुत तेज़ी से। ठीक है, और क्या है? विश्व पटल पे इसका योगदान क्या है? वही सेंसरशिप, है ना? सेंसरशिप की समाप्ति और अधिकारों की मांग में बढ़ोतरी। नहीं, जैसे ही सेंसरशिप ख़त्म होगा तो अधिकारों की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, है ना? वो बताया गया था कि सेंसरशिप जब समाप्त हुए तो लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले थे, है ना? सेंसरशिप में ही एक पॉइंट आता है प्रेस की आज़ादी, है ना? प्रेस मतलब जो अपना मीडिया है, आज तक, एबीपी न्यूज़, हिंदुस्तान पेपर, ये सब प्रेस की आज़ादी। दिख रहा है आपको ये? प्रेस की आज़ादी। और क्या है?
मताधिकार, मताधिकार भी तो मिले थे। और महिलाओं के लिए अधिकार, महिलाओं के लिए अधिकार, है ना। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, आप चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे और इसको करते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपको एक दिखाते हैं। देखिए क्या कहता है, विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। इसमें हम एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, यही वाला। कौन सा पॉइंट? कि विशेष अधिकारों, विशेषाधिकार कैसे लिखेंगे? ऐसे ही, विशेषाधिकारों की समाप्ति, ना, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। टैक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर, कर प्रणाली में सुधार, दिख रहा है आपको? 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, 3 नंबर का, ठीक है। आपके पास कितने सारे पॉइंट हैं, दिख रहे हैं? इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं आप नेपोलियन के उदय का कैसे उल्लेख करेंगे, कोई 4 बिंदु दे। नेपोलियन का उदय ही क्यों हुआ था? क्योंकि जो रॉबेस्पियर की सरकार थी, याद है आपको, जब 1794 में जो रॉबेस्पियर था, मर गया, है ना, मर गया। जब ये मर गया तब कौन सा शासन आया था 1795 में, याद है आपको? डायरेक्टरी, डायरेक्टरी आया था। डायरेक्टरी क्या था? डायरेक्टरी था 5 लोगों का समूह, 5 लोगों का समूह। ये क्या करते थे? बहस करते थे ये, है ना। नतीजा क्या निकलता था? नतीजा, बहस का नतीजा क्या निकलता था? कुछ भी नहीं। जनता क्या थी? जनता क्या थी? परेशान। जनता परेशान क्यों थी? क्योंकि महंगाई थी, महंगाई अधिक थी और अधिकार नहीं मिल रहे थे। ये दिख रहा है आपको? ये सब रीज़न ही है। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि जब आतंकराज या रॉबेस्पियर की जब मृत्यु होती है और जब डायरेक्टरी शासन आता है, तो वह लोग बहस में ही बहुत सारा समय क्या कर देते थे? बर्बाद कर देते थे, जिससे जनता दुखी रहती थी, महंगाई बढ़ गई थी, अधिकार नहीं मिल रहे थे उनको। ये देखिए आपको दिखाते हैं, डायरेक्टरी शासन में, आपकी बुक में ही है, दिख रहा है आपको? कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक के बाहर से नहीं आया है, सब आंसर आपकी बुक में ही है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बुक को कैसे पढ़ना है, और आपने पढ़ा होगा। चलिए देखिए, आतंकराज के बाद ये आया डायरेक्टरी, दिख रहा है आपको? देखिए और क्या था, अभी बताया था ना आपको, जनता अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो वही है, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। दिख रहा है आपको? जब रॉबेस्पियर था उस टाइम तक तो लोगों के पास मताधिकार थे, जो संपत्तिहीन, जो गरीब थे, लेकिन जब डायरेक्टरी आया तो उसने वो वोटिंग राइट छीन लिया। अब वोटिंग राइट छीन गया, इसका मतलब क्या? अधिकार समाप्त हो गया ना। अब इसमें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी, जो क्या करती थी?
झगड़ा करती रहती थी। क्यों करती थी? बहस करते रहते थे कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, और बहस ही करते रहते। नतीजा कुछ भी नहीं निकलता था, जनता परेशान थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। उसी में मतलब इसी राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन कर लेंगे ना आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ये? 4 पॉइंट देने थे आपके पास, कितने सारे पॉइंट हैं। अब देखिए क्या है, ये 4 नंबर का एक और क्वेश्चन है। कहता है फ्रांस में रॉबेस्पियर की सरकार के पतन के बाद क्या परिवर्तन किए गए। यही जो अभी जस्ट जो हमने आंसर किया है, जस्ट जो आंसर किया है वही है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई थी, है ना। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दे। सेम आंसर है, सेम आंसर है ये क्वेश्चन सेम है। सिर्फ आप वर्डिंग देख लो, ये वर्डिंग क्या है। यहाँ डायरेक्ट पूछता है कि आप नेपोलियन के उदय का कैसे उल्लेख करेंगे। ऐसे ही करेंगे जैसे लिखा हुआ है, और कैसे करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे कि जैकोबिन का पतन हो गया था, मर गया ऐसे नहीं, मतलब जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद डायरेक्टरी शासन आया, है ना। 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी। इस तरीके से कर लेंगे आप। ये आंसर आपको दिख ही रहा है, बस आप वर्डिंग देखो किस तरीके से। और इसमें तो ये है डायरेक्ट नेपोलियन के उदय का पूछ लिया, बट यहाँ कहता है कि फ्रांस में रॉबेस्पियर की सरकार के पतन के बाद क्या परिवर्तन किए गए, ये परिवर्तन नेपोलियन के उदय में कैसे सहायक बने। सेम आंसर आपको दिख रहा है ना, सेम आंसर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखेंगे। कहता है 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। कहता है फ्रांस के संदर्भ में स्टेट्स जनरल क्या था। स्टेट जनरल आपको पर याद है, स्टेट जनरल की सभा बुलाई जाती थी। कहता है राष्ट्रीय सभा थी। राजनीतिक वर्ग जो अपने 3 प्रतिनिधियों को भेजते थे, 2 स्टेट जो अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे, तीसरा स्टेट अपने प्रतिनिधि को भेजता था। तो इसमें तो तीनों स्टेट के आते थे, याद है आपको। राजनीतिक वर्ग जो अपने 3 प्रतिनिधियों को भेजता था, ऐसा नहीं था 3 प्रतिनिधि को थोड़ी भेजता था। ये एक राष्ट्रीय सभा थी, है ना। ये एक राष्ट्रीय सभा थी जिसमें, या एक बार वर्डिंग को हम क्लियर कर ही लेते हैं, कुछ गलत ना हो जाए, है ना। चलिए स्टेट जनरल की सभा देख लेते हैं, कहाँ है स्टेट जनरल की सभा, ठीक है। स्टेट जनरल दिख रहा है आपको, कहीं पे है। इसमें तो कहीं नहीं है। हाँ ये रहा ना। कहता है स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। यहाँ पे वर्डिंग गलत है, इसी वजह से ये वाला है। एक राजनीतिक वर्ग जो अपने 3 प्रतिनिधियों को भेजते थे, ये 3 प्रतिनिधि है, यहाँ पे अपने अपने प्रतिनिधियों को होना चाहिए था, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लेंगे। फ्रांस के संदर्भ में स्टेट जनरल क्या था, राजनीतिक वर्ग जो अपने तीनों मतलब 3 प्रतिनिधियों को भेजता था। राजनीतिक वर्ग जो अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजता था, ठीक है। बी ऑप्शन है इसका, बी क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहता है इनमें से किसने फ्रांस की क्रांति के विचार लिए थे। ये अगर आपने अपनी बुक को पूरा पढ़ा होगा तब आपको ये लास्ट में दिखा होगा। दिखाऊं, देखो ये देखो, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 ठोस उदाहरण थे। दिख रहा है ना आपको, यानी टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, यानी ऑप्शन बी कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहता है जैकोबीन के द्वारा उत्पन्न स्थितियों की विवेचना कीजिए। याद है जैकोबीन क्लब का जो मेंबर था रॉबेस्पियर, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव था और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी था। ठीक है, गुस्सैल ज़्यादा था। इसीलिए जब महंगाई कंट्रोल नहीं हुआ नेशनल असेंबली से, तो उन्होंने पेरिस में, याद है पेरिस की तरफ जो जाने वाला रास्ता, उस तरफ उन्होंने जाम लगा दिया था। आपको दिखाते हैं। और उसी के बाद जब नेशनल असेंबली को उन्होंने भंग करवाया था और नेशनल असेंबली भंग हो गई थी, फिर दोबारा चुनाव हुए तो कन्वेंशन आया था, यानी कि रॉबेस्पियर का राज आया था और उसी में जो राजा था लुई 16 उसको मार दिया गया था। याद है आपको ये सब? बस ये उसका आंसर वही है कि क्या हुआ था। क्या क्वेश्चन था? जैकोबिन के द्वारा उत्पन्न स्थिति। ये देखो, ये उनकी स्थिति क्या थी, उन्होंने क्या क्या किया था। चलिए ये देखिए, ये है इसका आंसर। आपको डेट वाइज पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, एक एक डेट के बारे में पढ़ाया गया है, ये सब वहीं से। ठीक है, कहता है सन 1792 यानी 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर पेरिस वासियों को लेकर एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी और 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया था, राजा के रक्षकों को मार डाला था और राजा को बंधक बनाए रखा था। बाद में नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया था। याद है, उसके बाद फिर नए चुनाव करवाए गए थे, फिर लोगों को अधिकार भी दे दिए गए थे 21 साल से जो ज़्यादा के थे। पहले ये 24 या 25 था, उसको फिर 21 कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया था और इसने राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ये है इसका आंसर, लिख लेंगे आप लोग। देखिए, अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो जो इम्पोर्टेंट है उसी में आपको बताया जा रहा है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप अगर वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आंसर लिखेंगे, है ना? आप सुन के नहीं रहना, आपको आंसर लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा आपको? चलिए, कहता है फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के भाग लेने की समीक्षा कीजिए। दार्शनिक, आपको याद है बहुत सारे दार्शनिक थे, रूसो, जॉन लॉक, ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू, याद है ना आपको? तो ये सब क्या है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के भाग लेने की समीक्षा करनी है आपको कि उन्होंने किस किस तरीके से भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए इसमें ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए पहले इसको ऐसे ही आपको समझाते हैं थोड़ा। अच्छा, इसमें ऑडियो में अगर आपको थोड़ा है ना गाना वगैरह सुनाई दे तो आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है। ठीक है, हर तरफ लाउड स्पीकर लगा हुआ है, इस वजह से अगर आ जाता है आपके इसमें ऑडियो में आ जाता है तो आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इसमें रूसो इसमें क्या था, ज्यां जॉक रूसो, ये नाम था इनका, ज्यां जॉक रूसो। और एक का नाम क्या था, जॉन लॉक। एक का नाम क्या था, मॉन्टेस्क्यू या टेस्क्यू, जो भी है वो आप देख लेंगे, जो भी एग्ज़ाम में आ जाए। टेस्क्यू आई कुछ भी आए, दोनों एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या था, आबेसिए और मिराबियो। क्या किया था इन्होंने, इन सब ने, ये दोनों तो, इन दोनों ने क्या किया था, नेशनल असेंबली में इन्होंने इन दोनों ने मिलके तो नेशनल असेंबली बनवाया था।
याद है ना। और ये दोनों, एक पादरी था, एक देख लेंगे कौन था, और मिराबियो शायद कुलीन वर्ग का था। ठीक है, यानी कि ये बड़े लोग ही थे। ठीक है, और ये जो लोग थे मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने क्या बताया था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब बुक का नाम एक बार हम देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप जब भी बैठेंगे तो अपनी बुक लेके बैठेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पर देख लेते कहाँ पे चला गया। देखिए ये पेज नंबर है आपका 6। ठीक है, पेज नंबर 6 और 7 पे ही है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जैसे मॉन्टेस्क्यू है तो मॉन्टेस्क्यू ने बुक का नाम लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, इस पे देखते हैं। तो ये है द स्पिरिट ऑफ लॉ, लॉ या लॉज कुछ भी। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। इसमें क्या था, कानून के बारे में बताया गया था, जो आपने ये पढ़ा होगा, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो वर्डिंग्स है ये किसने बताया था, ये मॉन्टेस्क्यू ने बताया था। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका आपको याद है जब नेशनल असेंबली की सरकार बनी थी तो विधायिका कौन थी, विधायिका नेशनल असेंबली ही थी, नेशनल असेंबली। और कार्यपालिका कौन था, किंग जो राजा था। और न्यायपालिका तो कौन था, जज, जो जिसको जनता डायरेक्ट चुनती थी। तो जो जनता थी डायरेक्ट एक इसको चुनती थी, विधायिका को और जज को। और कार्यपालिका को कौन चुनता था, ये विधायिका। ठीक है, तो जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ये जो शासन की प्रणाली थी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें योगदान किसका था, मॉन्टेस्क्यू का। ठीक है, और जॉन लॉक, जॉन लॉक ने क्या लिखा था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, और जो रूसो ने क्या लिखा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सामाजिक अनुबंध भी कहते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इन सब, ये जो दार्शनिक थे, इन सब ने क्या किया था, समाज में, समाज कैसा होना चाहिए, सामाजिक प्रणाली कैसी होनी चाहिए, सरकार की प्रणाली कैसी होनी चाहिए, सरकार को कैसे कामकाज करना चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, जनता को कैसे सरकार से सवाल पूछने, ये जितनी तरीके की बातें हैं जो सरकार से जनता कर सकती है या फिर सरकार जनता से चाहती है। ठीक है, ये सब बातें, क्योंकि अब अगर कोई जनता विद्रोह करती है कि हमें अधिकार चाहिए, तो अब अगर सरकार ने उससे पूछ लिया या राजा ने पूछ लिया क्या अधिकार चाहिए, अब जनता चुप हो जाएगी। क्यों चुप हो जाएगी, क्योंकि अब क्या अधिकार होने चाहिए, उसको अपने जीवन में क्या क्या किन किन अधिकारों की ज़रूरत है वो उसको पता ही नहीं है। तब ऐसे लोग, समाज के ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग आते हैं जो बताते हैं कि तुम्हें
तुम्हारी ज़िंदगी में किन किन अधिकारों की ज़रूरत है, तुम वो डिमांड करो सरकार से। तो इस तरीके से जो दार्शनिक हैं उनका योगदान था फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे पढ़ाया हुआ है ये। देखिए क्या है, कहता है यहाँ पे देखेंगे 6 पे, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। कौन सी? ये वाला, ये इनका मानना था। किनका मानना था? यही जॉन लॉक और रूसो का, कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए थे। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे, ठीक है, इसका आंसर हमें क्या लिखना है, चलिए आपको आंसर लिखवाते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के भाग लेने की समीक्षा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका। ठीक है, क्या भूमिका थी इनकी? इनका मानना था कि समाज में किसी को भी जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए और इसी सोच के आप राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करेंगे, ठीक है, और इसी सोच के आधार पर फ्रांस की क्रांति आगे बढ़ी, है ना, जिसमें पादरी और कुलीन वर्ग के जो वो कहते थे हमें विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति आगे बढ़ी थी। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बी। अब ये जो है ना आपका कौन सा, ये 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, देख लेते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, जॉन लॉक ने निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की थी, जिसके कारण राजा को क्रांति के बाद, यहीं पे लिख देते हैं ना, झुकना पड़ा, लिख लेंगे, झुकना पड़ा। निरंकुश शासन के खिलाफ इसने बोला था, है ना, दिख रहा है आपको। इस तरीके से आपको लिखना है कि दार्शनिक किस तरीके से सोचते हैं समाज में। और देखो एक और रह गया अपना लास्ट, ये देखो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। लिख लेंगे आप इसको। इसमें आगे मैं वर्डिंग बता देता हूँ, आपको क्या लिखना है, मॉन्टेस्क्यू ने
द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी और इसी मॉडल पर आगे की लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं। लिख लेंगे आप, इसी मॉडल पर लोकतंत्र की सरकारें बनी हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बास्तिल से सब घृणा क्यों करते थे। इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये गलत है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है मैं बता देता हूँ आपको। कहता है बास्तिल से सब घृणा क्यों करते थे। आपको याद है बास्तिल से घृणा करते थे क्योंकि राजा के पास निरंकुश शक्तियाँ थी, है ना। राजा बहुत ही मतलब अत्याचारी राजा था, है ना। तो इसका आंसर यही है कि राजा की शक्तियों एक सेकेंड मैं याद कर लेता हूँ, यहाँ पे वर्डिंग था। यहाँ पे आप लिखेंगे राजा की शक्ति का निरंकुश होना। यहाँ कम नहीं है, यहाँ निरंकुश है। राजा की शक्ति का निरंकुश होना मतलब निरंकुश राजा था वो, इस वजह से वो बास्तिल से सब घृणा करते। लिख लेंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट कहता है किस युद्ध में नेपोलियन अंतिम रूप से हारा था। 1815 में वाटरलू के युद्ध में हारा था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रांस की समाज व्यवस्था कैसे संगठित थी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 3 स्टेट में बटी हुई थी, है ना। प्रथम, ठीक है। प्रथम में कौन से थे? पादरी। ये आपको लिखना है इस तरीके से, ठीक है ना, कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था निम्न प्रकार थी। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, ठीक है। फिर द्वितीय स्टेट में कौन सा था? कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेट में कौन से थे? तृतीय में कौन से थे? मजदूर, ठीक है। और कौन से थे? नौकर, वकील, मतलब ये सब ऊपर लिख देते हैं हम। व्यापारी, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का ये हो गया अपना। कहते हैं समाज के कुछ वर्ग इसका फ़ायदा उठा रहे थे और खुश थे। वर्णन करें। फ़ायदा उठा रहे थे, कैसे उठा रहे थे? प्रथम तथा द्वितीय जन्मना विशेषाधिकार धारण किए हुए थे। जिनके कारण वे कर नहीं चुकाते थे। वो कर नहीं देते थे ना। तथा पादरी वर्ग, वो तो टैक्स और ले लेते थे। पादरी वर्ग टाइद के रूप में धार्मिक कर वसूलते थे। बस यही था, ठीक है। मुफ्त में काम करवाते थे, ये भी लिख दो आप। मुफ्त में कार्य करवाते थे, सड़क बनवाते थे, है ना। ये सब कर लेंगे। नेक्स्ट
कहता है फ्रांस की क्रांति के विश्व की जनता पर क्या प्रभाव हुए, कोई 4 मुद्दे लिखिए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वीडियो आप स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हो गया था। कहता है फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के द्वारा तैयार किया गया संविधान के उद्देश्य क्या थे। कहते हैं तीसरे स्टेट को शक्ति प्रदान करना, ये तो नहीं था। महिलाओं को अधिक शक्ति देना, ये तो शक्ति दी ही नहीं थी, उल्टा अधिकार भी छीन लिया था, मताधिकार भी नहीं दिया था। जमींदारों की शक्ति सीमित करना, प्रथम स्टेट की शक्ति सीमित करना। देखो अब इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ज़मींदारों की शक्ति सीमित करनी थी या फिर प्रथम स्टेट की शक्ति को सीमित करना था, ठीक है। तो आपको याद होगा कि जो प्रथम स्टेट था, जो पादरी वर्ग था, वो कर वसूलता था, है ना। तो उन्हीं, और जो पादरी वर्ग था वो राजा के भी बहुत ही नज़दीकी था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, प्रथम स्टेट की शक्ति को सीमित करना, ठीक है। कहते हैं बास्तिल का पतन कब हुआ था, जुलाई में हुआ था। अब जुलाई में यहाँ दो ऑप्शन है, तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 14 जुलाई को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांस की क्रांति में मिराबो और आबे सिए का योगदान क्या था। याद है, ये भी दार्शनिक ही थे और इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इनका योगदान किस तरीके से था, आपको याद हो तो इनका योगदान कैसे था। पहला योगदान क्या था, नेशनल असेंबली के प्रारूप का निर्माण, है ना। नेशनल असेंबली का प्रारूप इन्होंने ही बनाया था। और क्या था, दूसरा क्या था, जो स्टेट जनरल की सभा में तृतीय वर्ग की मांगों को लेकर राजा से वोट का अधिकार मांगा था इन्होंने, वोट के अधिकार की मांग की थी। याद है जब राजा ने ये देने से मना किया था तब वो बाहर चले गए थे। और क्या किया था, सरकार बनने के बाद का संविधान बनाया था इन्होंने, पढ़े लिखे होने के कारण अधिकारों का महत्व जानते थे, अधिकारों के महत्व को समझते थे, जानते थे, कुछ भी लिख सकते हैं। जनता पर, या क्या लिख सकते हैं, जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते, बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, जागरूक करते थे। अब ये तो हमारे अपने तरीके से पॉइंट हो गए। अब एक बार हम बुक में भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो ABC ये रहे, कहाँ गए ABC, क्रांति की शुरुआत, हाँ ये रहा, ये देखो। कहता है
तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडो टेनिस कोर्ट में जमा हुए। नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया और शपथ ली थी कि सम्राट की शक्तियों को जब तक सीमित नहीं करेंगे तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मिराबियो और आबेसीए। कहता है आबेसीए मूलतः पादरी था, बिल्कुल सही था जो हमने लिखा था। और जो मिराबियो था, यहाँ देख लेते हैं एक बार। हाँ, आबेसीए क्या था? पादरी था। और मिराबियो क्या था? कुलीन वर्ग से था। ठीक है। और इसने, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसने किताब भी लिखी थी। इसने आबेसीए ने तीसरा स्टेट क्या है नामक अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक भी लिखी थी। प्रभावशाली पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की स्थिति का वर्णन करो। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हो। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की स्थिति बताओ ना क्या थी। बताया तो 1715 में जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। 1789 89 में यही जनसंख्या बढ़ के 2.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या बढ़ गई, जो अनाज का उत्पादन था वो घट गया था, मांग तेज़ी से बढ़ी थी। उसके बाद जो मुख्य खाद्य था पावरोटी, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से और फ्रांस की क्रांति हुई। यही सब तो स्थिति थी। राजा निरंकुश था, कर बढ़ाते जा रहा था, तीसरे वर्ग को टैक्स देना पड़ता था, प्रथम और द्वितीय वर्ग टैक्स नहीं देते थे। उल्टा चर्च जो था वो टाइद के रूप में धार्मिक कर वसूल कर लेता था। जितने भी ज़रूरत के दैनिक सामान थे उन सब पे कर लगा दिया जाता था। तंबाकू या फिर जो भी नमक, उन सब पे टैक्स लगा। बस यही था। कर लेंगे ना आप। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। देखो 2-3 मिनट में हमने कितने सारे पॉइंट बता दिए, आप कर लोगे। नेक्स्ट कहता है फ्रांस की स्थिति बताइए जो क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। सेम अभी क्वेश्चन बताया आपको, सेम अभी आंसर बताया, वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हो आप, रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट कहता है फ्रांस में 1793 से 1794 के काल को जल्दी बताओ आप। आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है। रॉबेस्पियर, याद है, आतंक का युग। कहता है फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में एक सेकेंड, वर्डिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में किसके विरुद्ध, यहाँ पे लिख लेना, किसके विरुद्ध युद्ध करने का मत दिया है। याद है जब लुई 16 राजा, मतलब 1791 में जब वो राजा, उसकी शक्तियों को छीन लिया गया, सीमित कर दी गई उसकी शक्तियों को, तब वो अपने ससुराल गया था। याद है ना आपको, ऑस्ट्रिया, उसका ससुराल था। और पर्शिया, तो इसका आंसर क्या है? बी। नहीं बनाया था इसने प्लान कि गर्मी में हम युद्ध करेंगे, तो पर्शिया और ऑस्ट्रिया। इससे पहले कि वो युद्ध शुरू करते, नेशनल असेंबली को पहले ही पता चल गया, तो उन्होंने ही पहले ही बोला कि हम ही युद्ध कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? पर्शिया और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1791 की फ्रांस के संविधान की मुख्य 3 लक्षण लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन, पूरे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। संविधान 1791 में संविधान बना था, नेशनल असेंबली की सरकार आई थी, बार बार रिपीट किया जा रहा है। 1791 में नेशनल असेंबली की सरकार आई थी और उसने 3 लक्षण पूछ रहा है ना, मुख्य, सारे उसमें मुख्य ही थे, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नागरिक को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, निष्क्रिय और सक्रिय।
निष्क्रिय नागरिक में महिलाओं को रखा गया था और 25 साल से कम व्यक्ति के पुरुषों को रखा गया था, और उन लोगों को जो 3 दिन के बराबर का कर नहीं देते थे। और सक्रिय नागरिक 25 से ऊपर पुरुष और जो 3 दिन के बराबर से अधिक का कर देते थे, टैक्स देते थे। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया पहला। दूसरा हो गया कि जो नैसर्गिक अधिकार थे उनको सुरक्षित कर दिया गया, सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। देखो आप कितने सारे पॉइंट्स हैं आपके पास, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखो, उसके बाद क्या लिखा गया था? जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। दूसरा, इतना वर्ड आपको याद नहीं रहेगा तो फिर भी जीवन का अधिकार याद रहेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार रहेगा, कानून के सामने सब, जो भी आज आपको कानून दिखते हैं उसी समय के हैं सारे। तो आप इन पॉइंट से भी आप कुछ क्लिक करके लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको आंसर बता ही दिया गया है। ठीक है, नैसर्गिक अधिकार दे दिए गए, और तीन पॉइंट हो गए, है ना? चलिए, 3 पॉइंट से ज़्यादा ही हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, 1791 में संविधान से फ्रांस में क्या सुधार आए? सुधार आए, जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना ये वही है, बस इसका थोड़ा एडवांस है। सुधार पूछ रहा है कि हुआ क्या। ये तो अधिकार तो मिल गए, उसके बाद क्या हुआ? तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका सेंसरशिप की समाप्ति के ऊपर। ये देखो, सेंसरशिप की जो समाप्ति हो गई थी उसके बाद है ये। सेंसरशिप ये लास्ट के पेज में है। ये देखो, सेंसरशिप की समाप्ति, है ना? यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बदलाव हुए, बदलाव क्या हुए। ठीक है, तो पहला बदलाव इस सेंसरशिप की समाप्ति से आपको लिखना है। ठीक है, क्या हुआ? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चे, पुस्तकें, छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। ठीक है, कोई भी परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा, मतलब कोई किसी के भी पक्ष और विपक्ष में बोल सकता था। ठीक है, और नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूस में असंख्य लोग जाने लगे, मतलब कहीं भी आने जाने का अधिकार मिल गया उनको, है ना? जीवन जीने का अधिकार मिल गया। तो आप समझ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपको कि क्या परिवर्तन हुए। महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ कि महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था, तो वो अभी भी मताधिकार मतलब उनको भी मिले, इसलिए वो आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे। कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट। वीडियो लंबा होता जाएगा बट आपको ये पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन करना। कहता है फ्रांस कैसे संवैधानिक राजतंत्र बना? कैसे बना? इतना इजी क्वेश्चन, बार बार एक ही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। संवैधानिक राजतंत्र बना कैसे? जब 1791 में नेशनल असेंबली की सरकार आई तो उस सरकार ने राजा की शक्तियों को कम कर दिया और राजतंत्र को ख़त्म करके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसमें राजा को तो नहीं हटाया गया लेकिन राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। हो गया आंसर, कर लेंगे आप। कहता है फ्रांस के 1791 के संविधान से महिलाएं क्यों नाराज थी? जस्ट अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बताया आपको।
महिलाएं निराश थीं क्योंकि उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था और उन्हें मताधिकार नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉबेस्पियर की सरकार ने कौन से उपाय किए थे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट। उपाय उसने अच्छे भी किए और बुरे भी किए, तो आप दोनों लिखना है। रॉबेस्पियर वाले में ये पॉइंट हम कर चुके हैं, ठीक है, कि सबसे पहले तो उसने इतनी सख्त नीति अपनाई थी कानून को मतलब चलाने के लिए, कानून को मनवाने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक ये हो सकता है, ये उपाय पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे नेगेटिव मत लिखना, ठीक है, आप पॉजिटिव वाला लिख देना। वैसे उसका पॉजिटिव नेगेटिव ही है, बट क्या करें, देखो दिखाते हैं आपको। आतंक राज में ही है, अब आतंक राज है तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं। ये देखो, ये है, रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। ये पहला पॉइंट हो गया। गोश्त मतलब मीट और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, ठीक है। किसानों को अपना उपज या अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। तीसरा, अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। चौथा, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। पांचवा, ये इसमें पॉइंट ही पॉइंट है आपके पास, आपसे 4 पॉइंट पूछ रहा है, यहाँ पे 10 पॉइंट से ऊपर हैं और बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में कन्वेंशन क्या है। याद है कन्वेंशन 1792 में जब नेशनल असेंबली भंग हुई, 1791 में तो नेशनल असेंबली बनी थी, 1792 में जब जैकोबिन क्लब के द्वारा आंदोलन किया गया था पेरिस में, याद है, तब जब नेशनल असेंबली को ही हटा दिया गया, तब जो नई सरकार बनी थी उसका नाम था कन्वेंशन, उसका मुखिया था रॉबेस्पियर। तो ये विद्यालय तो था नहीं, क्लब तो ये था नहीं, नारी संस्था भी नहीं थी, तो बचा क्या, एक नवनिर्वाचित असेंबली, बिल्कुल नई असेंबली, नई सरकार बनी थी। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौकुलात का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये वीडियो में आपको बताया गया था। सौकुलात बिना घुटनने वाले, बिना घुटनने वाले, है ना, उसको कहते थे सौकुलात। ए है इसका आंसर। कहता है तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्टेट जनरल के मत पद्धति निराश क्यों हुए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्टेट जनरल की मत पद्धति से निराश इसलिए हुए क्योंकि तीसरे स्टेट की ये मांग थी कि सभी व्यक्तियों को जो उस सभा में उपस्थित हैं उन सबको मत का अधिकार दिया जाना चाहिए, बट राजा नहीं माना। याद है आपको, ये बताया था, ये आपको बताया गया था कि ये थी सभा, यहाँ बैठेगा राजा, है ना, और यहाँ बैठेंगे प्रथम स्टेट के लोग, यहाँ बैठेंगे द्वितीय स्टेट के लोग, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, प्रथम इधर बैठेंगे और द्वितीय इधर बैठेंगे। इसके कितने लोग आने वाले थे, 300, द्वितीय के कितने आते, 300, और यहाँ तृतीय के कितने आते, 300, बट आए कितने, 600। इनका प्लान क्या था, 300 हम यहाँ खड़े हो जाएंगे और 300 यहाँ खड़े हो जाएंगे। अगर ये दोनों राजा के पक्ष में गए तो हम विपक्ष में चले जाएंगे, तो 300 ये फिट्टूस हो जाएगा। इसीलिए जो तीसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने, वो निराश इसीलिए हुए कि उन्होंने कहा कि देखो सभा में कितने लोग हैं, 1200 लोग हैं, तो 1200 के 1200 को वोट का अधिकार दो। अगर वोट का अधिकार मिलेगा तो ये फिट्टूस करवा लेंगे, लेकिन राजा नहीं माना, बोला नहीं, ये 300 हैं तो ये 300, ये 300 हैं तो ये 300, तुम्हारे 600 हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे भी 300 ही होंगे। फाइनली तो राजा जो टैक्स बढ़ाने वाला था वो टैक्स बढ़ जाता, है ना।
इसीलिए ये लोग निराश हुए। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट आंसर वैसे मैं बता चुका हूँ, आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कहते हैं फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन, इसका सबसे आपको याद रखना है, ये आप लिख लेंगे, दास प्रथा का उन्मूलन कन्वेंशन की सरकार के समय हुआ था। कन्वेंशन यानी कि रॉबेस्पियर था, तब उसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। लेकिन किया था इसका मतलब नेशनल असेंबली ने नहीं किया था। बिल्कुल, नेशनल असेंबली ने दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया। क्यों नहीं किया वो अभी आपको बताते हैं। कहता है 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई, लेकिन व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कहता है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। उन्मूलन कैसे हुआ, तो वही आपको लिखना है कि नेशनल असेंबली की सरकार में दास प्रथा के उन्मूलन पर बहस तो हुई, परंतु व्यापारियों के भय के कारण नेशनल असेंबली की सरकार दास प्रथा का उन्मूलन नहीं कर पाई, परंतु कन्वेंशन की सरकार ने 1794 में लंबी बहस के बाद दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। बस हो गया, खत्म। ठीक है, इसमें और कोई वर्ड है? और ये आप लिख लेंगे 1848 में फाइनली ये हट गया, 1848 में, 1848 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं फ्रांस के संदर्भ में टाइल क्या है। टाइल अप्रत्यक्ष कर था। टाइल धार्मिक कर था, और टाइल जो सरकार को जाता था अप्रत्यक्ष कर, सबको देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं फ्रांस के संदर्भ में टेनिस कोर्ट शपथ। टेनिस कोर्ट आपको पता है, वर्साई के टेनिस कोर्ट में सब जमा हुए थे। जून में हुआ था ये, जून में। जुलाई में तो क्रांति हुई थी, याद है? जुलाई में तो क्रांति हुई थी, जून में ही हुआ था। ठीक है, 20 जून को। कहता है फ्रांस की क्रांति में टेनिस कोर्ट शपथ का क्या महत्व था। बार बार वही क्वेश्चन, ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। फ्रांस की क्रांति में टेनिस कोर्ट शपथ का क्या महत्व था। वही स्टेट जनरल, आंसर कैसे लिखेंगे, स्टेट जनरल की सभा में जब राजा ने तृतीय वर्ग के लोगों की मांगे नहीं मानी, तो तृतीय वर्ग के लोग गुस्से में सभा से बाहर आ गए और वर्साई के टेनिस कोर्ट में जमा हुए, जहां नेशनल असेंबली की सरकार बनाई गई। नेशनल असेंबली गठित की गई, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जब तक राजा की शक्तियों को सीमित नहीं कर दिया जाएगा तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी, और
इसका निर्माण मिराबियो और आबे सीए ने मिलकर किया था और अंततः फ्रांस की क्रांति के पश्चात जब नेशनल असेंबली की सरकार बनी, जो पहले से ही शपथ ले चुकी थी कि राजा की शक्तियों को सीमित करेंगे, तो सरकार बनने के बाद राजा की शक्तियों को सीमित किया गया। बस हो गया, समझ में आया इस तरीके से। तो ये जो शपथ था ना कि राजा की शक्तियों को सीमित करना है, इसी जोश पे जो क्रांतिकारी थे वो आगे बढ़े थे। कहते फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति के प्रभावों की चर्चा करें। सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। सेंसरशिप वाला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, यहाँ से आप देख रहे हैं, पहले से देखते हुए आ रहे हैं, तब तो आपको पता ही चल गया हो कि सेंसरशिप वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी? ये बता दिया गया था, टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट रूसो ने तो क्या लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक ने ही लिखा था टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। तो जॉन लॉक इसका आंसर है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने तो क्या लिखा था? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा था। तो इसका आंसर क्या है? जॉन लॉक। कहता है समाज का कौन सा वर्ग जैकोबिन क्लब के साथ था? जैकोबिन गरीब था, गरीब सी है इसका आंसर। नेक्स्ट, फ्रांस में स्टेट व्यवस्था कैसे संगठित थी? ठीक है, स्टेट्स व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्टेट व्यवस्था कैसी थी? प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोग थे, जिसमें प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग जो जन्मना विशेष अधिकार से संपन्न थे, कुलीन वर्ग भी जिसमें बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, वो भी विशेषाधिकार से संपन्न थे, कर नहीं देते थे, और ये दोनों वर्ग काफ़ी सशक्त थे। ठीक है, तृतीय वर्ग या तृतीय स्टेट के लोग इतने व्यवस्थित तरीके से नहीं थे, बटे हुए थे। ठीक है, टैक्स ज़्यादा देते थे, कर उन्हीं से लिया जाता था। ठीक है, सब एक ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत। कहते हैं उस घटना को बताइए जिससे फ्रांस की क्रांति हुई थी। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछेगा? घटना बतानी है, वही घटना है। जनसंख्या 2.3 थी, बढ़ के 2.5 हो गई, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, मांग बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, ठंड ज़्यादा थी। याद है आपको ये सारी कहानी? पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई थी। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा था नेशनल असेंबली को भंग करवाने के लिए। लोगों ने समझा हमें पिटवाने के लिए भेजा है, उन्होंने सैनिकों को ही पकड़ के पीट दिया, है ना। रात में ही गुस्साई महिलाओं की भीड़ ने दुकान पर कब्जा कर लिया और अगले ही दिन फ्रांस की क्रांति हो गई। याद है? ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ये सब हो चुका है, आप इसको अच्छे से वर्डिंग में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किसने सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉक ने तो क्या लिखा था? जस्ट अभी हमने देखा है, जॉन लॉक ने क्या लिखा था? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो लॉक तो नहीं है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो रूसो ही बचा सामाजिक समझौता, क्योंकि थॉमस पेरी इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा फ्रांस में कौन से सुधार लागू किए गए थे? आपको बताया गया था कि जितने भी नाप तोल की व्यवस्था है, कर की व्यवस्था है, ठीक है, ये सब नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। ये दिखाते हैं आपको एक बार। ये देखो, उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। ठीक है, ये सामंती व्यवस्था का नाश हुआ था।
ठीक है, 1 और 2 लिख लेंगे आप। यही आंसर है जो ये आपको बताया ना ऊपर, ये वाला, यही आंसर है। पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई, कर व्यवस्था को सुधारा। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या थे, कोई 4 परिणाम बताइए। ये वही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। ये वही कौन सा क्वेश्चन है कि विश्व में ये क्वेश्चन किया था ना मैंने कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये वही है। क्रांति के परिणाम, सेंसरशिप की समाप्ति हो गई, लोगों को अधिकार मिला, जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, है ना, कानून के समक्ष सबकी बराबरी का अधिकार, ये नैसर्गिक अधिकार घोषित किए गए थे। ठीक है, परिणाम पूछ रहा है ना, तो परिणाम में क्या था, परिणाम में वही सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया, ये वही सब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट कहता है देशभक्ति का गीत मर्सिले के रचयिता कवि कौन थे। देखो बंकिम चंद्र तो इंडियन है, प्लेटो हमने कभी पढ़ा नहीं, विलियम शेक्सपियर तो बहुत बाद में आए, तो बचा कौन, रॉजर डी लाइल, ए है इसका आंसर। ये देख ही लेते हैं एक बार, रॉजर डी लाइल को। ठीक है, ये देखो रॉजर डी लाइल कहाँ है, मार्शिले है ना, मार्शिले कहाँ गया, यही है रॉजर डी लाइल है ना, ये देखो रॉजर डी लाइल सही है अपना आंसर। नेक्स्ट कहता है कहते फ्रांस की क्रांति में फ्रांसीसी दार्शनिकों के योगदान का वर्णन कीजिए। कर चुके हैं, नहीं बताया था, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हाँ क्वेश्चन हो चुका है पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको यही दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख चरण क्या, देखो फिर से वही रिपीट हुआ, फिर से वही रिपीट हुआ है ना, कर लेंगे आप। वही फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुए, कैसे हुए, चरण क्या थे, क्या क्या घटनाएं घटी, सब एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फ्रांस के संदर्भ में स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए मार्सिलेस का गाना गाया, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। इसे किसने बनाया था, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ये देखो नाम में थोड़ी गलती है, बट ये वही है, रॉजर डी लाइल। ठीक है, वो रॉबेस्पियर तो था नहीं, एंटोइनेट थी नहीं, मिराबियो आबे तो था नहीं, तो रॉजर डी लाइल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आंसर इसका सी है। कहता है 100 कुलात की लाल टोपी फ्रांस में किसका प्रतीक थी, स्वतंत्रता, ने पढ़ा नहीं था। ये देखो 100 कुलात, ये देखो ये, तो कहाँ है इनका लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी पढ़ लेंगे एक बार। ये देखो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में जैकोबिन सरकार के गिरने के कोई 4 कारणों का, वही क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है कि जैकोबिन सरकार का पतन क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, वो अपने इतने रूढ़ तरीके से, इतने मतलब स्ट्रिक्ट था ना काफ़ी वो, तो नियम कानून को इतने सख्त नीति से उसने अपनाने की कोशिश की कि लोगों का दम घुटने लगा। इतने कानून बना दिए, राशनिंग कर दी गई, कीमतें जो थी उनको फिक्स कर दिया गया, मजदूरी की कीमतों को फिक्स कर दिया गया। ये क्वेश्चन घूम फिर के वही है आतंक राज वाला, रॉबेस्पियर जो भी आएगा, जैकोबिन वाला जो भी आएगा, घूम फिर के वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
फ्रांस की सबसे सफल राजनीतिक क्लब का नाम बताएं। वही जैकोबिन क्लब। और कहता है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद बनी सरकार द्वारा किए गए किन्हीं 4 परिवर्तन का वर्णन कीजिए। 4 परिवर्तन, वही परिवर्तन बार बार पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है राजा लुई 16 किस वंश के राजा थे? बूर्बो, बहुत स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में दास प्रथा का फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया? अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था 1848 में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है प्राचीन राजतंत्र की सामाजिक असमानता ही फ्रांसीसी क्रांति का कारण बन गया। 3 उपयुक्त उदाहरण देकर इस कथन का औचित्य प्रस्तुत कीजिए। ये आंसर देखेंगे आप, सामाजिक असमानता देखेंगे इसमें। देखो इसको ध्यान से समझो आप, सामाजिक असमानता कैसे थी? 3 पॉइंट पूछ रहा है। असमानता है ना। पहली सामाजिक असमानता क्या थी? विशेषाधिकार। यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे जन्मना विशेषाधिकार। जन्मना विशेषाधिकार के कारण कुलीन व पादरी वर्ग कर नहीं देते थे, जिसके कारण तृतीय वर्ग के लोगों का, क्या बोलेंगे इसको, धैर्य समाप्त हो गया, है ना। धैर्य समाप्त हो गया, हम कब तक टैक्स देंगे भाई, तुम क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। दूसरा ये सामाजिक असमानता हो गई। दूसरा चर्च धार्मिक कर वसूलते थे। एक तो टैक्स दो सरकार को, ऊपर से चर्च को भी दो, है ना। तीसरा जमींदारी व्यवस्था से लोग त्रस्त थे, बहुत परेशान थे। चौथा अप्रत्यक्ष कर भी तृतीय वर्गों को ही देना होता था। पांचवा बेगारी करनी, मतलब बेगारी मतलब खाली काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, है ना, बेगारी करनी पड़ती थी। ये सब है, कर लेंगे। नेक्स्ट कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारणों का वर्णन किया। जस्ट अभी क्वेश्चन किया, यही कारण है, सामाजिक कारण यही है। ठीक है, 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला टैक्स नहीं देते थे, विशेष अधिकार थे, बेगारी करवाते थे, नौकरी करवाते थे, अप्रत्यक्ष कर भी लेते थे, धार्मिक कर भी लेते थे, ज़मींदार का वो पट्टा वो भी लेते थे, है ना, पट्टे के ऊपर जो खेत देते वो भी लेते थे, कर लेते थे, सब कुछ होने से कर। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बस। कहते हैं क्रांतिकारी फ्रांस में उत्पन्न विचारों से व्यक्तिगत प्रेरणा लेने वाले, सेम क्वेश्चन है, बताया था आपको, राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि इसमें टिप्पू सुल्तान नहीं दिया गया है। कहता है 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किए गए किन्हीं 5 परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। ये वही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। 1791 में 1791 में जो नेशनल असेंबली की सरकार बनी थी, वो उसी से पूछ रहा है। 5 परिवर्तन तो वहीं से हुए। क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुए?
क्रांति के बाद तो वही नेशनल असेंबली की सरकार बनी थी और सरकार ने जो परिवर्तन किए वो परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र की नई राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती थी। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। संवैधानिक राजतंत्र आपको याद होगा, ये वाला बहुत स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हो गया था, याद है आपको? ये वाला ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांस में औरतों की ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए क्रांतिकारी सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिखेंगे, फटाफट देखेंगे। महिलाओं के लिए क्या क्या किया गया था। ठीक है, ये है क्वेश्चन कितने मार्क का है ये? 5 नंबर का है ना, तो 5 पॉइंट। जैसे कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई थी, यानी कि लड़कियों को भी अब स्कूली शिक्षा मिलने वाली थी। पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते थे। दूसरा, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, लड़की की मर्जी होगी तभी शादी होगी। ये तीसरा, नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाए, मतलब उनको भी अब नागरिक माने जाने लगा था। तलाक को कानूनी रूप दिया गया था। ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी, ये अधिकार दिए गए थे। ठीक है, कर लेंगे इसको। 5 पॉइंट हो गए आपके पास, बहुत ही ईजी आंसर है इसका। नेक्स्ट कहता है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ओलंप दे गूज पर कुछ पंक्तियाँ लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर यही है, ये है। फ्रांसीसी क्रांति में ये है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इनका प्रमुख यही था। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उसके निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद है आपको ये क्वेश्चन भी आया था कि महिलाएं क्यों नाराज़ थी, तो इसका आंसर ये रहा। ठीक है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट ओलंप दे गूज वाला रह गया है, ओलंप दे गूज वाला दिखाते हैं आपको। ये है ओलंप दे गूज, ये आपको करना है। ठीक है, बस इतना ही है, यही 3 लाइन काफ़ी हैं। कहते हैं ओलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। ठीक है, इनके बारे में आप और पढ़ लेंगे, आंसर के लिए इतना काफ़ी है। कह रहे कुछ पंक्तियाँ लिख दो, तो लिख दो। कन्वेंशन ने किस तिथि को फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया था। याद है आपको, जब नेशनल असेंबली की सरकार बनी थी तो उसने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र बोला था, लेकिन जब कन्वेंशन रॉबेस्पियर की सरकार बनी थी तो उसने उसको गणतंत्र कर दिया क्योंकि राजा को तो गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 92 में। तो 90 वाला तो अपने आप ही हट गया, यानी आंसर या तो बी है या तो फिर सी है। तो बट ये हुआ था 21 तारीख को, देख लेते हैं 21 को ही होना चाहिए कन्वेंशन। इक्कीस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 21, यानी बी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कहते थर्ड स्टेट क्या था। थर्ड स्टेट क्या है, अच्छा सॉरी, क्या है अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका किसने लिखी थी। मिराबियो ने ही लिखा था ना, देख लेते हैं एक बार। मिराबियो,
सॉरी, इसको लिखा था आबे सीए ने, है ना। आबे सीए ने लिखा था, जो पादरी था, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए। आबे सीए ने लिखा था। थर्ड स्टेट क्या है, तीसरा वर्ग क्या है। राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार, निरंकुश अधिकार के बारे में किसने लिखा था, जल्दी बताओ। अधिकार, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ है, तो बच्चा कौन, जॉन लॉक। कहता है 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने कौन सा अधिकार जीता, याद है 46 सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हो चुका है, मत देना, वोटिंग राइट मिला था। कहता है फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात परिधान में आए परिवर्तन किस प्रकार समानता की भावना को प्रदर्शित करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो परिधान पहने गए थे वो 100 कुलात वाला, घुटने वाले, ये वाला है। ये आंसर आप लिख लेंगे। ये यहाँ है, ये है इसका आंसर, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे ये वाला, यानी इसका आंसर कहाँ है, पेज नंबर 15 और सॉरी 14 एंड 15 में। इसका आंसर कहाँ है, 14 और 15 में। 14 में आप देख लो कहाँ से मैं दिखा रहा हूँ वीडियो को, आप एक बार यहाँ से। जैकोबिनो के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, ठीक है। यहाँ से लेके और नीचे, इसलिए जैकोबिन अनुमति नहीं थी, यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये हमारे सारे क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने बहुत अच्छे से सारा कवर किया है, आपको रिवाइज़ करते रहना है। और ये फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में भी, रिवीजन में भी थोड़ा हेल्प कर देगा, ठीक है। तो अगर जिसको ज़रूरत है, आपको लगता है कि उसे ये वीडियो देखना चाहिए, तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको किया जाएगा। थैंक यू।